अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिरर टाइम्स के फेसबुक लाइव स्ट्रीम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ मिल्ली रहनुमा, मुसलमानों का थिंक टैंक समझा जाने वाला इदारा ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर जनाब नवेद हामिद साहब। नवेद हामिद साहब आपका खैर मकदम है मिरर टाइम्स के फेसबुक लाइव में, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे बाबरी मस्जिद के इशू पर। बाबरी मस्जिद का इशू एक मरतबा फिर मौजूद बहस है। 5 सितंबर से बाबरी मस्जिद की समाप्त होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले अदलिया के बाहर सुलह समझौता की कोशिश शुरू हो गई है। मुख्तलिफ लोग इस मैदान में आ गए हैं, सुलह समझौता करा रहे हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि उस कोशिश में दोनों फरीक में से कोई नहीं है। तो ये सुलह समझौता की कोशिश हो रही है, नवेद साहब इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये हुकूमत के इशारे पर कुछ लोग आकर के मसालहत की कोशिशें करा रहे हैं, और इसके पस मंजर में क्या है? देखिए, एक बेसिक बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि नेगोशिएशन और एग्रीमेंट या बाहमी फैसला अदालत जब ही मानेगी जब फरीकैन जो अदालत के अंदर हैं उनके दरमियान गुफ्तगू। हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू अगर आप मान लें पार्टी और 17 करोड़ मुसलमान मान लें, अगर वो सब मिलके भी कोई बात कर ले तो वो बात बेमानी है, क्योंकि कोर्ट में जो पार्टियां हैं जब तक वो नहीं मानेंगी, अगर कोर्ट में 6 पार्टियां हैं या 7 पार्टियां हैं, उसमें से अगर एक पार्टी भी नहीं मानी तो कोई बाहमी समझौता नहीं हो सकता, उसकी कोई अहमियत कोर्ट की निगाह में नहीं हो सकती। ये पीआर एक्सरसाइज हो रही है। तो मतलब ये लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हुकूमत के इशारे पर कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं, और समाप्त शुरू होने से कबल एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि केस किसी फरीक के हक में मजबूत हो जाए, किसी फरीक के हक में माहौल को साजगार किया जाए। सरकार ने किसको मामूल किया, आप क्या राय? मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं, ऐसा लग रहा है, लोगों का कहना है कि ये जो अभी मान लीजिए श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के सरबराह हैं, ये बेंगलोर में भी उन्होंने कोशिश की, लखनऊ में थे, कल उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। श्री श्री से बस एक ही सवाल करना चाहता हूँ जी, कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरबराही की सरकार होती है तो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से उनको क्यों दिलचस्पी शुरू हो जाती है? अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी 2002-2003 इन्होंने कुछ लोगों से गुफ्तगू करी, और इत्तेफाक से वो एक मीटिंग में कुछ लोगों को बुलाया था उस वक्त, और उस मीटिंग में मैं भी था। तो मैंने इनसे सवाल ये किया था वहाँ पे कि आपके और विश्व हिंदू परिषद के स्टैंड में क्या फर्क है। और दूसरी बात मैंने उनसे ये कही थी कि आपको अगर बात करनी है तो जितने लोगों से आप बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हमारी कोई हैसियत अहमियत नहीं, चूंकि फरीकान इसके अंदर जो है उनको ही आपसे बात करनी चाहिए। अभी मैं कह रहा हूँ, श्री श्री को लोग पता नहीं क्यों एक संत के तौर पर मानते हैं, वो तो कारोबारी आदमी। अच्छा, ये बताइए कि जो मान लीजिए सुलह समझौता की कोशिश हो रही है, कुछ लोगों ने मुलाकात भी की है, जैसा कि खबर है कि बोर्ड के 2 मेंबर ने, जिसमें से एक फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने मुलाकात की है। दूसरे ग्रुप के भी कुछ लोगों ने मुलाकात की है, शिया वक्फ बोर्ड के सदर वसीम रिजवी, उन्होंने मुलाकात की है। तो इस तरह की कोशिशों का फैसले पर या केस में जो समाप्त शुरू होगी उस पर कुछ असर पड़ सकता है? कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे एक खुद सवाल करता हूँ, इस मुल्क में सरकार इस वक्त कौन चला रहा है? सरकार बीजेपी की है। उसका सरबराह कौन है? जब ये कहा जाता है कि बीजेपी एक आरएसएस पॉलिटिकल विंग है, हुकूमत का सरबराह कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब। अगर मुख्तार अब्बास ना हो
अगर कोई पॉलिसी के ताल्लुक से बात करने लगे तो वो बात मानी जाएगी या नरेंद्र मोदी की बात मानी जाएगी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपका सवाल अपनी जगह सही है। नहीं, आप जवाब दीजिए, मैं उसी पे आऊंगा जहां पर आप जा रहे हैं। मोदी साहब की बात रहेगी। तो जो लोग भी मुसलमानों की तरफ से अपने आप को पेश कर रहे हैं या बोर्ड के जो अरकान अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो बोर्ड में मौजूद मुख्तार अब्बास नकवी है। मतलब जिन लोगों ने मुलाकात की है, जो लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, उनकी हैसियत मुख्तार अब्बास नकवी की तरह है। मुख्तार अब्बास नकवी की हैसियत है। अच्छा, ये बताइए कि मसालहत की कोशिशें होती है, उन लोगों ने पेश करते हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है कि मुसलमान इतने करोड़ रुपए ले ले, यहाँ पर जमीन ले ले, यहाँ पर मस्जिद बना ले। कभी मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से उनको पेशकश हुई कि आप जमीन ले लें, आप पैसे ले लें और यहाँ पर आप मंदिर बना लें, इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि हमारा अकीदा है यहाँ पर मस्जिद बन गई? ऐसी कोई बात मेरी नॉलेज में तो नहीं है कभी आई हो, लेकिन मुसलमानों का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है। जब कोर्ट निचली अदालतों में था, जब हाई कोर्ट में था केस, तो तब भी मौक़िफ़ था, आज भी मौक़िफ़ है कि अगर ये साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो बोर्ड का बहुत पुराना मौक़िफ़ है, मुसलमान कायदे का बहुत पुराना मौक़िफ़ है जी। इसी पर गुफ्तगू हुई थी कई बार कि भाई अगर साबित हो जाता है तो हम जो है मस्जिद छोड़ देंगे। ये गुफ्त शरीफ की बात क्यों होती है? मैं एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, तो उसको मैं फिर दोबारा हूँ कि गुफ्त शरीफ की बात वो अफराद करते हैं जिनको ये यकीन होता है कि उनका केस कमजोर है, और मुसलमानों का केस बहुत मजबूत है। इसलिए मेरा कम से कम मेरा मानना तो है टाइटल सूट मुसलमानों के हक में फैसला होगा, टाइटल सूट का। इसलिए ये जितने भी लोग लगे हुए हैं, अब श्री ने तो मोदी के आदमी, इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के जो इनके जिम्मेदारान थे उनको टिकट दिलवाया, एमपी बनवाया। गिरी एक दिल्ली से एमपी बने, वो आर्ट ऑफ लिविंग के जिम्मेदार थे। तो श्री ये नहीं कह सकते कि उनका आरएसएस के तहीं झुकाव नहीं है। जो आदमी आरएसएस की जमात से, सियासी जमात से टिकट दिलवाकर अपने आदमियों को पार्लियामेंट भेज सकता हो, तो बीजेपी का कैसे नहीं होगा? मसला ये है कि श्री फिर चाहते हैं कि भाई उनको लाइट में आ जाए। वो तो ताजिर है, वो एक कॉर्पोरेट चला रहे हैं, ठीक है वो, लेकिन निर्मोही अखाड़ा मुसलमानों को ये समझने की जरूरत है कि वो फंसाना चाहते हैं ये कहने के लिए कि मुसलमान मान नहीं रहे। ये सियासत पूरी है। तो ये बताइए कि ये बताइए कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए या जो भी मसला है, हम बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि जो पूरी हिस्ट्री है बाबरी मस्जिद की, शिया निवास, जब मुहद्दीन हुई उस वक्त भी कांग्रेस की हुकूमत थी, तो लगता है कि सब कुछ कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुआ है। कांग्रेस के वजीर आजम नरसिम्हा राव इसमें बराबर के शरीक थे। मतलब कांग्रेस शरीक नहीं, सिर्फ नरसिम्हा राव शरीक है कांग्रेस के अंदर। देखिए, सलमान खुर्शीद ने अभी हाल में जी एक स्टेटमेंट दी है आपको कि कांग्रेस में भी आरएसएस के अच्छे लोग थे। अब वो सलमान खुर्शीद बताएंगे वो अच्छे और बुरे क्या होता है। मैं तो उन्होंने कम से कम ये तो माना कि आरएसएस के लोग थे कांग्रेस के अंदर और हैं। तो कांग्रेस में भी एक लॉबी रही है, आजादी से पहले से लॉबी है। हिंदू महासभा की लॉबी थी, उसके बाद एक आरएसएस की लॉबी थी। जब हिंदू महासभा तब्दील हो गई आरएसएस के अंदर और लोग चले गए, हालांकि पहले तो लगता था कि अलग अलग हैं, 47 के बाद जो एकदम हिंदुत्व एजेंडे के लोग थे वो उन्होंने केंचुरी बदली और आरएसएस में शामिल हो गए। तो वो लोग थे, वो सब लोग आहिस्ता ये तो कम्युनिस्टों में चले गए थे बंगाल के अंदर। ये तो इतनी खतरनाक जमात है, जैसे इन्होंने अभी हाफ पैंट से फुल पैंट कर ली। ये हालात के हिसाब से अपने आप को
बदलने फिर आप लोग मतलब हमेशा बीजेपी को ब्लेम करते हैं, हालांकि बाबरी मस्जिद के मामले में कांग्रेस ने वाज़ेह तौर पर मुसलमानों पर अटैक किया, तो कभी किसी मुस्लिम लीडर ने सरेआम नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस का वजीर आजम और कांग्रेस की उस वक्त की क़यादत पूरी जिम्मेदार है जब बाबरी मस्जिद का इन्हदाम हुआ। लेकिन राजीव गांधी के दौर में शिलान्यास उस पे और कांग्रेस का मरकजी वजीर अरुण नेहरू वो ताला खुलवाने में जिम्मेदार थे। लेकिन आप ये देखिए कि अरुण नेहरू ने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। ये भी तारीख है कि जिस आदमी ने ताला खुलवाया था उस आदमी ने बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। कांग्रेस से बहुत गलतियां हुई और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को एक फॉर ग्रांटेड के तौर पे लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फसल काट रही है उन गलतियों की, कांग्रेस उन गलतियों की फसल काट रही है। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा जो एक्सरसाइज एक ड्रामा हो रहा है, गुफ्तगू को का जो एक पूरा ड्रामा रचा जा रहा है, वो सिर्फ पीआर एक्सरसाइज है। बाबरी मस्जिद के मसला को हाईलाइट करने में शहादत के बाद मुशावरत का खुसूसी रोल है, और खासतौर से साबिक सदर जनाब मरहूम सईद शहाबुद्दीन साहब का। तो मैंने अभी एक जगह से मुझे पता चला कि उस वक्त जो जमीयत की क़यादत थी उनकी राय ये थी कि बाबरी मस्जिद के मसला को सड़कों पर न लाया जाए, जो लीडरान है उनसे खुसूसी गुफ्तगू शुनीद की जाए और उनसे मसला हल कराया जाए। मरहूम सईद शहाबुद्दीन का नजरिया था कि इसको सड़क पर लाया जाए, अवाम तक पहुंचाया जाए और अवामी तहरीक चलाई जाए। तो आपको इसमें क्या लगता है, कौन सी बात सही? देखिए कहने को तो कुछ भी कह लें हम जी, कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी ताला खुलने के बाद, मंदिर बनने के बाद 1986 में पहली मीटिंग हुई दिल्ली के मेहंदियान में, और वो मीटिंग बड़ी तारीखी मीटिंग थी। वहीं से बाबरी मस्जिद तहरीक का ऐलान हुआ। तो उस वक्त तो शहाबुद्दीन सदर नहीं थे मुशावरत के, उस वक्त तो शहाबुद्दीन साहब सदर नहीं थे मुशावरत के। असल में मसला क्या है कि चेहरों को कुछ हम पसंद नहीं करते और उनके ताल्लुक से कुछ भी कह देते हैं। स्ट्रेटेजिकली शहाबुद्दीन साहब से कुछ गलतियां रही होंगी, लेकिन उनकी नीयत पे तो कोई शुबा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, कोई शुबा नहीं कर सकता। और वो तमाम लोग जो मुस्लिम क़यादत को मुस्तकिल मतून करते रहते हैं, उनकी तारीख उठा के देखिए कि उनका मिल्लत के तहीं कोई काम नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई उनकी खिदमत नहीं। जमीयतुल उलमा पहले दिन से, जब से ये सबसे पहली पार्टी जमीयतुल उलमा है, फरीक जो है बाबरी मस्जिद की हाशिम अंसारी के बाद जमीयतुल उलमा ने उसको अपने हाथ में लिया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो 1986 में कह दिया था कि हमारा बाबरी मस्जिद के मसले से हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। उनका जरूर है। पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला का दिल्ली का रेजोल्यूशन जो वेस्टर्न कोर्ट में मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन हुआ था, मैं आपको रेजोल्यूशन दिखा भी सकता हूं कि हम बाबरी मस्जिद हमारे दायरे से बाहर है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन बाद के हालात में जब बाबरी मस्जिद का इंतजाम हुआ तो वो एक तारीख है, उस पर फिर किसी हम बात करेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन दोनों कमेटियों को, एक्शन कमेटी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, एक एक्शन कमेटी थी, उन दोनों को मिलाकर एक कमेटी बना दी गई। 3 आदमी इधर से, 3 आदमी इधर से और 3 आदमी और थे, या 2 आदमी और थे, कितने लोग थे, वो 9 लोगों की शायद कमेटी थी। तो वो बना दिए गए और फिर वो तारीख है, बाबरी मस्जिद का केस पर्सनल बोर्ड ने अपने हाथ में लिया और खूब अच्छी तरह से वो उसका केस को देख रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। और पर्सनल बोर्ड का तो बिल्कुल वाज़ेह
रेजोल्यूशन है कि गुफ्तगू के दरवाजे जो हैं वो इसलिए बंद हो गए, वो समझ नहीं होता क्यों बंद है, इसलिए बंद हो गए क्योंकि जो दूसरे फरीक हैं उनके पास कोई माकूल जवाज नहीं है बात करने। उनका सिर्फ एक एजेंडा होता है कि बाबरी मस्जिद हमें दे दीजिए, अब मस्जिद कहीं और बना लीजिए। तो जब ये एजेंडा होगा तो गुफ्तगू कहां से? अच्छा, बाबरी मस्जिद के केस में तो नई बात आई। एक तो शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि वो शियों की मस्जिद है, इसलिए शिया को केस लड़ने का हक है। दूसरे एक मुगल शहजादा निकल कर आ गए, उन्होंने दावा किया कि हमारे आबा अजदाद ने मस्जिद बनाई थी, हबीबुद्दीन तोसी ने, हबीबुद्दीन तोसी जो शहजादा है, इसलिए वो हमारा मामला है, हम उस पर उसका फैसला करेंगे। बाबरी मस्जिद का किसी की मिल्कियत, मस्जिद किसी की मिल्कियत होती है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी की मिल्कियत होती है नहीं। अगर वो 2-3 नादान मोहसिन रिजवी जैसे वो ये कहते हैं कि शिया मस्जिद है, तो वो ये भी कहें कि जो आरएसएस कहती है कि उन पे जुल्म हुआ है, तो शियाओं ने जुल्म किया है। जी बिल्कुल सही। तो ये तो अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी लाने की बात है। वो समझ नहीं रहे वो क्या खेल खेल रहे। और एक बात मोहसिन रिजवी समझ लें कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, राम मंदिर के ताल्लुक से, सिविल कोड के ताल्लुक से, हिंदू राज बनाने के ताल्लुक से कुछ भी वो कह ले, जो उन्होंने बदनवानियां की हैं शिया वक्फ बोर्ड में उत्तर प्रदेश के, उससे वो बचेंगे नहीं। आज मोहसिन रजा का बयान गया था इस बारे में। अब मोहसिन रजा आज बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आज? जब सरकार की तरफ से इशारा हो गया तब वो बोल कि नाकाम हो रही है गुफ्तगू जी, तो इसलिए पल्ला झाड़ लो कि हमारा मतलब कोई नहीं है इससे, तो मोहसिन रजा भी कूद पड़े। उनको अव्वल दिन में कहना चाहिए था कि इन पर मुकदमा चलेगा। मुख्तार अब्बास नकवी भी कूद पड़े। जी। तो पर्सनल लॉ बोर्ड में जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो, और उधर जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो कुछ भी कर लें, मुसलमान बोर्ड के जो बोर्ड का मौकिफ है, हजरत मौलाना राब हसन नदवी साहब की क़यादत वाले बोर्ड का जो मौकिफ है जी, और जो जमीयतुल उलमा का मौकिफ है जी, और जो मरहूम हाशिम अंसारी का मौकिफ था, और जो अब उनके साहबजादे हैं उनका जो मौकिफ है, मुसलमान तो उसी को मानेंगे, चाहे कितने ही मुख्तार अब्बास नकवी इधर या उधर जो है पैदा हो जाए। अच्छा, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि पूरा तो शुरू से लेकर आखिर तक उस मसले को कजिया बनाने में कांग्रेस का किरदार रहा, लेकिन उसका जो फल है वो बीजेपी खा रही। बीजेपी ने कुछ नहीं किया बाबरी मस्जिद में, लेकिन वो सिर्फ बनाने के नाम पर, यानी राम मंदिर की तामीर के नाम पर हुकूमत में आ गई है वो पूरे मसले में। देखिए, इतनी आसान बात नहीं है जितनी लोग आसान बात उसको पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत से, आरएसएस की क़यादत से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदू महासभा की पारा से पूछना चाहता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय से बढ़ के तो हिंदू नहीं है ये, वीर सावरकर से बढ़ के तो हिंदू नहीं है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपनी जिंदगी में क्यों नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर था? क्यों नहीं कहा? एक सवाल है, एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है। और ये सवाल भी मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब पहली नॉन कांग्रेस सरकार 1967 में बनी थी, लेट 60s में बनी थी उत्तर प्रदेश में, उसमें 2.5 साल तक उनके कोalition गवर्नमेंट थी, कई दलों की एक हुकूमत थी, पहली हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में और मुल्क में जो नॉन कांग्रेस बनी थी। कम्युनिस्टों को छोड़ो, कम्युनिस्टों की एक हुकूमत तो अलग थी, वहां पे लेफ्ट की हुकूमत तो रहती थी शुरू से। तो
उसमें उस उत्तर प्रदेश हुकूमत में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो 60s में 70s में क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता बन चुकी थी ना। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जनसंघ की जो आइडियोलॉजी है उसके हम अमीन हैं, जनसंघ से हम निकले हैं। तो जनसंघ के जो सदर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने क्यों नहीं कहा बार के ताल्लुक से? ये तो पूरी कहानी ये है कि जब मंडल शुरू हो गया तो इनको कमंडल चाहिए था, और जब ये बात सामने आ गई कि कांग्रेस कमजोर पड़ रही है तो इन्होंने सब शुरू किया। नहीं, कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने भी कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हुकूमत बन गई तो इन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है यानी अदालत से जो फैसला आएगा उसी पर हम अमल करेंगे। तो नहीं लगता आपको कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी से भी धोखा दिया, उनको झूठा वादा किया? देखिए, ये तो मैंने आपसे क्या कहा, ये केशरी बदलने में माहिर है जी। हाफ पैंट से पैंट बन जाते हैं, भागने की जरूरत हो तो शलवार कमीज पहन के भाग जाते हैं। आजादी की लड़ाई में इनका रोल देख लीजिए। जब जंग आजादी के मतवाले फांसी के तख्ते को चूम रहे थे और मुल्क का एक एक बच्चा, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो भारत छोड़ो तहरीक का नारा दे रहा था, तो ये क्वीन के लिए, ब्रिटिश क्वीन के लिए, क्वीन एलिजाबेथ के लिए, महारानी के लिए ये फौज में भर्ती करवा रहे थे। चंद्रशेखर के जमाने की बात बताऊंगा। चंद्रशेखर के जमाने में अभी बने हुए 8 ही दिन हुए थे हुकूमत को। वीपी सिंह हुकूमत गिर गई थी, चंद्रशेखर वज़ीर-ए-आज़म बन रहे थे। लॉ मिनिस्टर थे सुब्रमण्यम स्वामी। और वीएसपी ने ऐलान किया कि हम जो है शिलान्यास करेंगे। लॉ मिनिस्टर ने एक तकरीर में बाद में कहा है, वो तकरीर मेरे पास छपी हुई है, जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे, बाद में एक तकरीर में उन्होंने कहा कि अंदर की बात ये थी कि चंद्रशेखर ने कह दिया उनसे कि अगर आप तहरीक चलाएंगे तो आप सबको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद करके अंडमान निकोबार भेज दिया जाएगा। हवा निकल गई थी, तहरीक चलाई नहीं थी, इन्होंने वापस ले ली थी। ये तो कांग्रेस से जो बड़ी गलतियां हुई कि उसने ढील दे दी, ढील की वजह से सारा मामला खराब हुआ। और इनका मुद्दा राम मंदिर बनाने का नहीं है, इनका मुद्दा है मुसलमानों के खिलाफ मुल्क में माहौल बनाने का। और इनका मुद्दा जो वीएचपी वाले हैं, निर्मोही अखाड़े के जिम्मेदार ने कहा है कि 1400 करोड़ रुपए जो है वो खा गए। तो अगर इनमें हिम्मत है तो निर्मोही अखाड़े के और जिम्मेदार पे या निर्मोही अखाड़े पे मुकदमा दायर करें, भारत की जनता को बताएं कि 1400 करोड़ रुपए मंदिर के नाम पे लिए थे वो कहाँ है। खैर ये उनकी अपनी सियासत है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों को, हम सब को बहुत एहतियात के साथ इस राजनीति को समझने की जरूरत है। ये सिर्फ राजनीति है, संकीर्ण, ये बांटने वाली राजनीति के चक्कर में अगर हम आएंगे, ये बिसात बिछाते हैं, हमारे कुछ नादान लोग जो हैं वो उसमें फंसते हैं, उससे पूरी मिल्लत का छवि जो है मुतासिर होती है। अच्छा, ये बताइए हमारे नाज़रीन को, आखिरी सवाल होगा
कि केस की पोजीशन क्या है और मुस्लिम लीडरान को क्या लग रहा है, जो मुस्लिम वकील साहब से बातचीत हुई कि मतलब हमारी जीत होगी, किस तरह से? देखिए, जीत और हार के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता जी। क्योंकि जज के सामने जो शवाहिद आएंगे उनके ऊपर वो बात करेंगे। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा के इस मौक़िफ़ को हमें वजन देना चाहिए और हमारे पास कोई वजह नहीं है कि उनकी इस बात को हम शक करें कि दोनों लोगों के वकील, दोनों तंजीमों के वकीलों ने बहुत अच्छी तरीके से केस को लड़ा है। अगर केस कमजोर होता मुसलमानों का तो इलाहाबाद में ही हार गए होते। जी बिल्कुल। लेकिन जज ने ये कहा आस्था का मामला है इसलिए मंदिर बना दीजिए। इसका मतलब कि हमारा केस वहां भी मजबूत था, मैं इसको इस तरह लेता हूं कि वहां पर भी मजबूत था। जब उन्होंने आस्था लफ्ज लगा दिया जजमेंट में, अपने फैसले में, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने आईन को तो नहीं माना, आस्था को माना। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये समाज शुरू होगी उसी को पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा चैलेंज करेगी, उसी को हाशिम अंसारी के लड़के इकबाल अंसारी जो हैं वो चैलेंज करेंगे, उनके वकील मतलब उनके वकील चैलेंज करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है और इन्हीं को डर लग रहा है, यही डर लग रहा है इनको कि कहीं हम केस हार ना जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से भी कई मरतबा फैसले आस्था की बुनियाद पर आए? नहीं आया कभी नहीं। एक और नानावती कमीशन या कौन एक खातून का मसला था, उसके भाई ने उसको विरासत नहीं दी थी तो हाई कोर्ट गई, वहां से उसको दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो उसका फैसला मुस्तरद कर दिया, कहा कि आस्था का मसला है और मुसलमानों में भी इस तरह के कुछ रिवाज हैं। डॉक्टर फैजान मुस्तफा साहब एक मजमून में पढ़ रहा था। नहीं, उसमें देखिए, एक लेडी का मसला है। देखिए वो पर्सनल लॉ के ताल्लुक से बात है, तो पर्सनल लॉ के ताल्लुक से, पर्सनल लॉ का सेफ गार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी जो हाल में फैसला आया है तलाक सलासा पर, उसमें भी तो ये बात एक जज ने कही। जी हाँ, कही है ना? जी कही है। एक जज नहीं, मेजोरिटी जजमेंट है कि भाई ये जो है पर्सनल लॉज जो है पर्सनल है, वो आर्टिकल 25 वो सेफ गार्ड है, तो उसको इससे ना मिले। ये टाइटल का मसला है, ये जो है टाइटल का मसला है। टाइटल के मसले में आस्था कहां से रहती है? बाबरी मस्जिद का टाइटल है, उसका मसला है, मुसलमानों की शवाहिद है, मुसलमानों के पास सबूत है, उनके पास कुछ भी नहीं है। मुसलमानों ने तो पहले दिन से ये कहा था कि आप यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे से आप यहाँ एक खुदाई करवाइए, अगर मंदिर के बाकियात मिल जाए तो हम छोड़ने को तैयार है। ASI की रिपोर्ट जो है वो भी कोर्ट में लगी। उन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गेहलोत ने जरूर कहा था कि अच्छा हो अगर फरीकैन बात कर लें, आपस में बात कर लें, फरीकैन बात कर लें, पार्टीज, उसमें नवेद हामिद नहीं, उसमें शम्स तबरेज नहीं, उसमें एरा गरा नत्थु खरा नहीं, पार्टीज जो लिटिगेंट्स हैं, जो मुकदमा लड़ रही हैं, अगर वो पार्टी बात, वो तो बोर्ड को फैसला लेना है, तुमको फैसला लेना है। और मेरी इत्तला ये है कि दोनों मौक़िफ़, तंजीमें, जमातें, दोनों ये फैसला ले चुकी हैं कि गुफ्तगू के दरवाजे इन लोगों ने खुद बंद कर दिए, क्योंकि जब भी ये गुफ्तगू करना चाहते हैं तो यहां से शुरू करना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद से तो 10 बता हो जाएगी, अब बताइए मस्जिद कहां बनाएंगे। तो ये गुफ्तगू थोड़ी हो, ये चाहते हैं सरेंडर कर दे मुसलमान। तो कभी इन लोगों ने भी कहा कि ये मस्जिद हमें दे दीजिए जो हमारी जगह है, इतने दिनों से मस्जिद, आप बताइए आपका राम मंदिर कहाँ बनानी है? मुसलमान तो हमेशा से कहता है मस्जिद हमारी है। नहीं तो मंदिर अयोध्या में तो कितने राम मंदिर है, इस बात कितने राम मंदिर है, कितने राम मंदिर। तो केस का जो प्रोसेस चल रहा है, क्या
कि इसमें जीत हो जाएगी? आप क्या खुद मुझे तो तवक्को है कि, और अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि जीतेगा। लेकिन मुसलमानों का देखिए कितना बड़ा दिल है जी, कि मुसलमान ये कह रहा है कि जो भी फैसला होगा उसे हम तस्लीम करेंगे। ये नहीं कहते। जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो ये बात नहीं करते, आरएसएस के लोग बात नहीं कहते कि जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको मान लेंगे। ये तो कहते भाई आस्था का मसला है, शवाहिद हो ना हो, सबूत हो ना हो, हमारी आस्था है। शक्ल ये भी है कि मान लीजिए कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया, हुकूमत उनकी है, वो पार्लियामेंट से अगर कानून बना ले इसके खिलाफ और मंदिर की तामीर के सिलसिले में राह हमवार कर ले, तो फिर मुस्लिम क़यादत की पॉलिसी क्या होगी? देखिए, मैं इसमें एक दिलचस्प अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है उसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इनका, आरएसएस का, हुकूमत का और जितने भी श्री जैसे लोग हैं, इनका गेम प्लान ये है कि अगर हम केस हार गए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे हम कि हम कितना बड़ा धोखा हमने मुल्क से किया कि भाई ये इसके 30 वर्ष तक मुल्क को में ऐसी तहरीक चलाई, गुमराह करा कि लोग आपस में बढ़ गए। मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप समझते हैं कि ये आपकी आस्था का मसला है और आप बराबर 1986 के बाद अपने मुतवातिर मैनिफेस्टो में कहते रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब 84 का इलेक्शन हुआ था, आप तो उस वक्त शायद पैदा भी नहीं हुए थे, तारीख उठा के देखिए 84 के इलेक्शन में इनके पास 2 सीटें थी इस पार्लियामेंट में। तो इनके यहाँ विजय कुमार मल्होत्रा एक नेशनल एग्जीक्यूटिव में मेंबर हुआ करते थे, शायद अभी भी जिंदा है वो विजय कुमार मल्होत्रा। एक खत उन्होंने लिखा था 1985 के शुरू में, अप्रैल में या मार्च में, जो हिंदुस्तान टाइम्स में खबर बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस जमाने में सदर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। तो सदर को लिखा था, अध्यक्ष महोदय, हमें हिंदुत्व के एजेंडे पे लौटना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी को दोबारा उभार सकें। उसके बाद आरएसएस की बैठक भी हुई थी। तो वहां से ये शुरू हुआ, सन 85 के शुरू से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता होते 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 वो यहां तक आ गए। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे तारीख में ये इस बात का इंदराज कराना कि इनके ऊपर ये तारीख में लिखा जाए कि इन्होंने मस्जिद तोड़ के जबरदस्ती पार्लियामेंट से कानून बना के मंदिर बनाया है। अपनी उस खिफ्फत को, तारीख खिफ्फत को, अपने उस जुल्म को ये छुपाना चाहते हैं। इसलिए बार बार ये धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए और देश में ये तासुर देने के लिए कि मुसलमान जिद्दी है और नहीं मानता है बात करने को, फार्मूला नहीं देंगे अभी कुछ, ये कहेंगे बात कर लीजिए, और जब बात होगी तो कहेंगे मस्जिद छोड़ दीजिए, बताइए मंदिर कहाँ बनाएंगे आप मस्जिद, और वो भी ग्रेटर अयोध्या में, अयोध्या में नहीं, ग्रेटर अयोध्या में, मतलब सरयू के उस पार ग्रेटर अयोध्या में बनाएंगे। तो ये अपने जुल्म को तारीख में इंदराज कराना नहीं चाहते, इसलिए ये बराबर कहते रहते हैं कि आइए गुफ्तगू करें। और अब जब आरएसएस को लग गया, विश्व हिंदू परिषद को लग गया, हुकूमत को लग गया कि मुसलमानों की मौक़िफ़ तंज़ीमें, जमतुलमा हो, पसमा बोर्ड हो, या जमात इस्लामी हो, या कोई दूसरी हो, मुशावरत हो, हमने भी बयान दिया, हम नहीं मानेंगे इस बात को, तो ये मान नहीं रही हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बात बनेगी नहीं कि तय मुख्तार अब्बास नकवी हमें मिल जाए। तो उन्होंने कहा भाई अब सीरीज के ऊपर उन्होंने मट्टी फेंकना शुरू कर दिया कि भाई इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये ड्रामा वो पिछले 1 महीने से कर रहे थे। तो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन क्यों नहीं कहा? वो टेस्ट करते हैं। जब वो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये बनने वाली, तो पल्ला झाड़ लेते हैं
योगी आदित्यनाथ आधे घंटे तक बैठ रहे हैं। विनय कटियार कह रहे हैं, कल एक तरफ आपने देखो विनय कटियार जी कि भाई अच्छी बात हुई। अच्छी बात क्या हुई? मैं विश्व हिंदू परिषद और सरकार से एक बात उनको मौदबाना अंदाज में कहना चाहता हूं कि सब ड्रामा बंद करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। नाजरीन, आप सुन रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर जनाब नवेद हामिद साहब को। उन्होंने बाबरी मस्जिद के मसले पर बहुत खुलकर बात की। डोटोक लफ्जों में कहा कि मुस्लिम लीडरशिप का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है और हमारे वकला के दलाइल भी बहुत मजबूत हैं। पसे पर्दा कह लीजिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला 2011 में आया था, वहां भी मुसलमानों की जीत हुई थी और उनकी जीत पर फैसला देने के बजाय आस्था को बुनियाद बनाकर फैसला को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में फैसला ज़ेर बहस से 5 दिसंबर से समाप्त शुरू होगी। और उम्मीद है हमारे मुस्लिम कायदीन को, मुस्लिम रहनुमाओं को कि यहाँ भी हमारी जीत होगी आइन की बुनियाद पर। बहुत शुक्रिया नवेद हामिद साहब, आपने मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन किया, अपनी बात रखे। अगर आप मजीद कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह कभी बात होगी आपसे बात। ये तो एक गरम इशू है, मुस्तकिल इस पर बात होती है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये फेसबुक लाइव, इसे आप अपने टाइमलाइन पर शेयर कीजिएगा और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में।